my channel Harkar English. Now we will discuss the critical analysis of the Rainbow story written by D.H. Lawrence. आज हम जिस स्टोरी को उसके लॉन्ग क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करेंगे। स्टोरी मेरी प्रीवियस वीडियो में आप देख लीजिएगा, मैंने पूरी समरी वहाँ पर डिस्कस की हुई है। ये क्योंकि सेकंड आपका जो है वीडियो है जिसमें क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द रेनबो स्टोरी को हम अपना जो रेनबो स्टोरी है उसका क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, जो लिखी गई है D.H. लॉरेंस के थ्रू। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स स्टार्ट नाउ। Answer is introduction. D.H. Lawrence, The Rainbow, published in 1915, is a modernist novel that explores the emotional, psychological, and spiritual growth of three generations of the Brangwen family. इसकी प्रीवियस वीडियो में जब आप देखेंगे जो कि यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुकी है, तो आप ध्यान से पहले उस वीडियो को देखिएगा, तब आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। कोई भी स्टूडेंट अगर डायरेक्ट इसी क्वेश्चन पे आ जाएगा तो उसको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली है स्टोरी। ध्यान दीजिएगा, आपको प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखनी पड़ेगी। पहले आप समरी ऑफ द स्टोरी देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, अच्छा, दूसरी चीज़, इसमें जो मैंने हेडिंग्स मेंशन की हैं, आप भी हेडिंग्स का ख़ास ख्याल रखिए और हेडिंग ज़रूर मेंशन करिएगा जब आप अपना लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। हेडिंग्स का अपना एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, तो हेडिंग मेंशन करके ही अपने आप क्वेश्चन का आंसर अटैम्प्ट करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए, एक बात तो ये हो गई। दूसरी, आप बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखा करिए, तभी आपको समझ में आएगा। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। साथ ही हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिए कि आपको किस टॉपिक के ऊपर या किस लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ डिस्कशन करूँ वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। इंट्रोडक्शन, पहली हेडिंग है हमारी इंट्रोडक्शन, जिसमें कहा जा रहा है D.H. लॉरेंस का द रेनबो 1915 में पब्लिश हुआ। ये एक मॉडर्निस्ट नावल है, यानी आधुनिक काल का नावल है, जो कि इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ को दिखाता है। लेकिन ये तीनों चीज़ें किसकी है? थ्री जनरेशन्स की हैं। थ्री जनरेशन्स की हम जब इन तीनों चीज़ों को देख रहे हैं कि एक्सप्लोर किया जा रहा है इमोशनल को, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल ग्रोथ को, और ये थ्री जनरेशन किस परिवार की है? वो है ब्रैंगमैन फैमिली। तो ब्रैंगमैन फैमिली की तीन जनरेशन का ये तीन पॉइंट के ऊपर, जिसमें कि इमोशनल है, साइकोलॉजिकल है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, इसको एक्सप्लोर करते हुए इस नावल में दिखाया गया है। The novel focuses on human relationship, gender roles and the struggle for individuality in a changing society. ये नॉवल पूरी तरीके से फोकस करता है ह्यूमन रिलेशनशिप के ऊपर, जेंडर रोल्स के ऊपर, यानी जो हमारे समाज में एक बांध दी गई है ना भूमिका कि मेल ये काम करेंगे, फीमेल ये करेंगी, तो उस तरीके से। एंड द स्ट्रगल फॉर इंडिविजुअलिटी, और ये एक स्ट्रगल है अपनी खुद की स्वतंत्रता को लेकर के, ठीक है, अपनी खुद के व्यक्तिगत तौर पर। चेंजिंग सोसाइटी, जो बदल रही है, जो हमारा समाज लगातार बदल रहा है, तो उसके अंदर नॉवल में फोकस किया गया है कि किस तरह से ह्यूमन रिलेशनशिप भी बदल रहे हैं, जेंडर रोल्स भी चेंज हो रहे हैं और स्ट्रगल फॉर इंडिविजुअलिटी भी चेंज हो रहा है। ड्यू टू इट्स बोल्ड ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअलिटी एंड फीमेल डिज़ायर, इट वॉज इनिशियली बैंड बट लेटर रिकॉग्नाइज्ड एज अ लिटरेरी मास्टरपीस, जिसके कारण आज हमें देखने को मिल रहा है कि जो हमारी वुमेन हैं, ख़ासतौर से फीमेल, वो एक बहुत ही बोल्ड ट्रीटमेंट करने लगी हैं, सेक्सुअलिटी में हो चाहे उनकी अपनी डिज़ायर हो। ये ज़रूरी हो जाता है कि बाद में, क्योंकि उनको अपनी जो है पहचान बनानी है, तो अपनी पहचान बनाने की वजह से जितनी भी फीमेल्स हैं, वॉज इनिशियली बैंड बट लेटर रिकॉग्नाइज, बहुत लंबे समय तक उनको रोक के रखा गया, लेकिन बाद में जो उन्होंने अपनी खुद को पहचान को मतलब रिकॉग्नाइज कर लिया, तो फिर क्या हुआ कि अपनी पहचान बनाने के साथ एक महान साहित्य की रचना हुई, क्योंकि फिर महिलाएं भी लिखने लगी थी ना, और फिर फीमेल्स जो थी वो भी अपना जो है, आप इस तरह से बोल सकते हैं कि लिटरेचर में जो है हाथ आजमाने लगी या लिटरेचर को लिखने लगी, तो उनके अंदर क्या फीलिंग्स चल रही है, उनके अंदर क्या डिज़ायर है, ये हम सबको फिर पढ़ने को मिला। तो वो मास्टरपीस ही कहलाया। लिटरेरी में जो भी उन्होंने जब उस बाद में अपनी पहचान बनाई, तो उन्हें कहीं ना कहीं उनके लिटरेरी वर्क को मास्टरपीस कहा गया। ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि बाद में एक महान साहित्यिक रचना के रूप में उसको स्वीकार भी कर लिया गया, फीमेल की डिज़ायर को, प्लस एक लंबे समय तक तो उनको रोक के रखा गया, लेकिन बाद में जब उन्होंने खुद की पहचान कर ली, तो उन्होंने बोल्ड ट्रीटमेंट करना शुरू किया, सेक्सुअलिटी हो चाहे फीमेल डिज़ायर हो, और फिर अपने रिकॉग्निशन के साथ लिटरेरी मास्टरपीस को क्रिएट किया। ये इंट्रोडक्शन है आपका। नेक्स्ट देखेंगे एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स, यानी मानवीय संबंधों की पड़ताल भी कह सकते हैं, और एक्सप्लोरेशन मतलब उसकी खोजबीन भी कह सकते हैं आप। लॉरेंस delves deeply into the complexities of marriage, love and emotional connection.
लॉरेंस ने पूरी तरह गहराई में जाने की कोशिश की है शादी की कठिनाइयों के बीच में, प्यार में, इमोशनल कनेक्शन में, कि इन मतलब जब कोई इंसान किसी के साथ में शादी के बंधन में बनता है तो उसे किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उसको कितना प्यार या किस तरीके से उसको उस प्यार को पाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, या फिर उसका इमोशनल कनेक्शन कितना एक दूसरे के साथ में बन पाता है। From Tom and Lydia's passionate but restrained relationship to Ursula's rebellious and emotionally charged journey, the novel shows how individuals seek meaning, meaning and fulfillment. ओके सॉरी, देखिए, फ्रॉम टॉम एंड लीडियाज पैशनेट बट रिस्टैंड, शुरू में हम देखते हैं, स्टार्टिंग में ही दिखाया गया है ना, लॉरेंस का विवाह उसकी प्रेम की जड़ों के ऊपर पूरी तरीके से ठहरा हुआ था। जब लॉरेंस ने अब एक मिनट, फ्रॉम टॉम एंड लीडियाज पैशनेट बट रिस्टैंड रिलेशनशिप टू यूर्सुला रिबेलियस एंड इमोशनली चार्ज जर्नी, लॉरेंस ने जब टॉम को लीडिया के साथ में मतलब एक तरह से उसको जो है मैरिज, आपने देखा स्टार्टिंग में टॉम की शादी लीडिया से होती है, तो लीडिया के साथ कितना ज़्यादा उसका पैशनेट एक रिलेशनशिप बना। इस रिलेशनशिप से ही फिर यूर्सुला पैदा हुई, और यूर्सुला का जो रिश्ता है वो एक सोसाइटी से अगर हम देखें तो बहुत ही रिबेलियस वाला है। इमोशनली वो उसकी जो जर्नी है भावनात्मक रूप से एक ऐसी जर्नी है कि वो खुद ही अपने ऊपर पूरा चार्ज लेती है, वो किसी दूसरे के हाथ में अपना कंट्रोल नहीं देती। ये नॉवल दिखाता है कि कैसे अपनी व्यक्तिगत पहचान का अर्थ क्या है, और किस तरह से रिलेशनशिप के थ्रू भी हम अपनी जो एक अपनी पहचान है, जो अपनी डिज़ायर फुलफिलमेंट है, उनको कर सकते हैं। ऑफन स्ट्रगलिंग विथ मिसअंडरस्टैंडिंग, पावर इम्बैलेंस एंड लॉन्गिंग, और प्रायः हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से जो गलत फहमियाँ हैं उसकी वजह से अगर स्ट्रगल पैदा हो रहा है, लेकिन बाद में उसी पावर को इम्बैलेंस, कहीं ना कहीं शक्ति का क्या हुआ, इम्बैलेंस हुआ, असंतुलित हुई, और फिर उसी को क्या किया गया, एक लंबे समय तक उसे जोड़ के रखा गया। मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि उर्सुला की जो प्रवृत्ति है, जो उसकी टेंडेंसी है उर्सुला की, वो विद्रोही टाइप की है। भावनात्मक यात्रा तक तो ये उपन्यास दिखाता है कि कैसे व्यक्ति संबंधों के माध्यम से अर्थ और संतोष की खोज करता है, और इस प्रक्रिया में अक्सर गलतफहमी, शक्ति संघर्ष और इच्छा के बीच में टकराव भी देखने को मिल सकता है। मतलब अगर कोई इंडिविजुअलिटी की बात करे, कोई ज़्यादा ही इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करे, तो आपने देखा भी होगा कि रिलेशनशिप के बीच में टकराव पैदा हो जाता है, और गलतफहमियाँ पैदा हो जाती हैं, और पावर का इम्बैलेंस हो जाता है। तो देखा जाए तो ह्यूमन रिलेशनशिप की खोज करते हुए लॉरेंस ने इस नॉवल को क्रिएट किया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग, फीमेल इंडिपेंडेंस एंड आइडेंटिटी, यानी स्त्री की स्वतंत्रता और उसकी पहचान, फीमेल के अपने खुद की जो है आज़ादी और प्लस उसकी पहचान। ए की स्ट्रेंथ ऑफ द नॉवल लाइज इन इट्स पोर्ट्रायल ऑफ फीमेल कॉन्शियसनेस। नॉवल की हमारी अगर एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो इसके अंदर जो फीमेल की अपने जो कॉन्शियस है उनको ज़्यादा अच्छी तरीके से चित्रण किया गया है, उसको अच्छे से पोर्ट्रायल किया गया है। यूर्सुला ब्रैंगवॉन, और इसका जीता जागता उदाहरण कौन थी, यूर्सुला ब्रैंगवॉन है, जो कि उनकी थर्ड जनरेशन है। द सेंट्रल कैरेक्टर इन द लेटर पार्ट ऑफ द नॉवल, वो एक सेंट्रल कैरेक्टर है इस पार्ट, बाद वाले नॉवल के पार्ट का, जो बाद में आया थर्ड जनरेशन वाला पार्ट जो आया, तो उसमें वो सेंट्रल कैरेक्टर बन के उभरी हैं। रिप्रेजेंट द एमरजेंस ऑफ मॉडर्न वुमेन, वो पूरी तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं आज की आधुनिक महिला का। शी क्वेश्चंस ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, सीक्स एजुकेशन एंड एक्सप्लोर हर डिज़ायर, वो सवाल उठाती है जेंडर रोल्स के ऊपर, परंपराओं के ऊपर, वो सवाल उठाती है इंडिविजुअल एजुकेशन के ऊपर, वो सवाल उठाती है कि कैसे कोई स्त्री अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकती। Lawrence portrays her not just as a daughter or lover, but as an individual in search of purpose and freedom. अच्छा, ये तो चीज़ हो गई। बाद में हम हाँ, ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि लॉरेंस ने चित्रण किया है उनका, सिर्फ यही नहीं दिखाया है कि वो एक बेटी है या किसी की प्रेमिका है, बल्कि उन्होंने यूर्सुला के रूप में जो दिखाया गया, तो वो आज के समाज की जो हमारी लड़की है, या आज के समाज की जो हमारी फीमेल है, उसके अपने पर्पस, उसकी फ्रीडम को सर्च करके इंडिविजुअली वहाँ पर दिखाने की कोशिश की है लॉरेंस ने, कि अब हम क्योंकि बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं, फ़ीमेल की भी अपनी डिज़ायर हो सकती हैं, फ़ीमेल की अपनी खुद की इंडिविजुअल रिकॉग्निशन भी हो सकती है, उसकी अपनी आइडेंटिटी हो सकती है। तो लॉरेंस ने इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, लॉरेंस पोर्ट्रायज हर नॉट जस्ट एज ए डॉटर और लवर, सिर्फ उसको एक बेटी या एक प्रेमिका बना करके उसने नहीं दिखाया, बल्कि उसकी इंडिविजुअल सर्च जो थी अपने अपने बारे में, जो उसके अपने मकसद थे, पर्पस था, जो उसकी फ्रीडम थी, उसको भी उसने
चित्रित करने की कोशिश की या उसको पोर्ट्रेट करने की कोशिश की। ओके, नेक्स्ट हेडिंग सिंबोलिज्म नेचर। प्रतीक और प्रवृत्ति, यानी कि प्रकृति क्या था और प्रतीक क्या है। तो प्रतीक और प्रकृति के रूप में हम देख रहे हैं द टाइटल इट सेल्फ इज सिम्बॉलिक। ये टाइटल अपने आप में खुद ही सिम्बॉलिक है, क्योंकि उसने द रेनबो नाम रखा, तो रेनबो अपने आप में होप और रिन्यूअल को मतलब जो है इंडिकेट करता है। ठीक है, तो टाइटल ही सिम्बॉलिक है। द रेनबो रिप्रेजेंट होप, रिन्यूअल एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ ए न्यू स्पिरिचुअल अवेकिंग। पूरी तरीके से जितनी भी आध्यात्मिक जागरूकता है, संभवतः जितना भी हो सकता है, इसके थ्रू यहाँ पर ये चीज़ दिखाने की कोशिश की गई है द रेनबो के थ्रू। लॉरेंस फ्रीक्वेंटली यूजेज इमेजेस ऑफ नेचर, रिवर्स, सीजन, लैंडस्केप टू रिफ्लेक्ट इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल स्टेट्स। लॉरेंस ने यहाँ पर लगातार नेचर की इमेजेस को दिखाते हुए या उसका यूज़ करते हुए, जैसे उसने रिवर्स को दिखाया, सीजन्स को दिखाया, लैंडस्केप को दिखाया, उसने इमोशनल साइकोलॉजिकल स्थिति को दिखाया है अपने कैरेक्टर्स की। दिस यूज ऑफ सिम्बोलिज्म एड्स लिरिकल ब्यूटी एंड डेप्थ टू द नैरेटिव। सिम्बोली, अब यहाँ पे बात आ रही है कि द यूज ऑफ सिम्बोलिज्म, उसने सिम्बोलिज्म का प्रयोग किया क्योंकि उसे संगीत में सुंदरता को दिखाना था, उसे अपनी कहानी को बहुत गहराई में लेकर जाना था, इसलिए उसने ऐसे सिंबल का यूज़ किया ताकि उसका जो नॉवेल की स्टोरी है, जो नरेशन का उसका तरीका है, उसमें थोड़ा लिरिकल ब्यूटी भी आ जाए और थोड़ी डेप्थ भी आ जाए। इस तरह से उसने अपनी बात को कहने की कोशिश की या अपनी कहानी को कहने की कोशिश की। ओके, ये था सिम्बोलिज्म नेचर। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। द रेनबो इज नॉट मेयरली ए फैमिली सागा बट ए फिलोसॉफिकल एंड साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ द ह्यूमन सोल। द रेनबो केवल एक ऐसी कहानी नहीं है जो सिर्फ फैमिली बेस्ड हो, बल्कि ये मानवीय आत्मिकता और दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है। इट क्वेश्चन सोशल नॉर्म्स स्पेशली रिलेटेड टू जेंडर एंड आइडेंटिटी। ये सवाल है उन लोगों से जो कि सोशल नॉर्म्स में बन के काम करते हैं, स्पेशली ख़ास तौर से जेंडर रोल को लेकर और उनकी आइडेंटिटी को लेकर के इसमें ज़्यादा संबंधों को दिखाया गया है। एंड सेलिब्रेट्स पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ अवेयरनेस। इसमें सेलिब्रेट्स किया गया है पर्सनल ग्रोथ को, यानी अपनी खुद की ही परवरिश को, अपनी खुद की ही जो एक कहा गया ना कि उसमें उसने पर्सनली खुद को पहचानने की कोशिश की है यूर्सला ने, तो उसी को बोला जाएगा उसने पर्सनली ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया, प्लस सेल्फ अवेयरनेस, वो खुद कितनी जागरूक है चीज़ों को लेकर। लॉरेंस रिच प्रोज एंड डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट मेक द रेनबो ए पावरफुल एंड टाइमलेस वर्क ऑफ लिटरेचर। इस तरह अगर हम देखें तो लॉरेंस की जो भाषा थी इस नावल में, जो उसकी लैंग्वेज है, वो उसके साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल दिखाती है, और साथ ही उसकी ये द रेनबो स्टोरी अपने आप में एक लिटरेचर का जो वर्क है उसमें लिमिट है, मतलब लिमिटलेस है, उसमें उसकी कोई भी सीमाएं नहीं हैं, टाइमलेस है। अगर हम देखें तो हम पुराने टाइम से और आज के मॉडर्न टाइम को क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, और उस कंपैरिजन के बेस पर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह हमारी जनरेशन दिन प्रतिदिन चेंज हो रही है। यही लॉरेंस ने यहाँ पर प्रोस के माध्यम से और डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट के थ्रू दिखाने की कोशिश की। यहाँ रेनबो उसके लिए एक पावरफुल सिंबल का काम कर रहा है जो कि टाइमलेस है, वर्क ऑफ लिटरेचर। ओके, ये था आपका क्वेश्चन क्रिटिकल एनालिसिस। मैंने जैसा आपसे पहले ही कहा, जब तक आप प्रीवियस वीडियो वाली समरी ऑफ द रेनबो नहीं देखेंगे तब तक आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं समझ आएगा। पहले जाके इसका पार्ट फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, तब आप फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो आपको बहुत ईजिली ये क्वेश्चन समझ आएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसी के साथ अब हम आपसे कहते हैं ऑल द बेस्ट, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। और दूसरी चीज़, मेरे वीडियो पर जाने से पहले आप कमेंट ज़रूर दीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगती है। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पर आएँ और अपनी लॉन्ग क्वेश्चन की प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से करें और अपने अच्छे मार्क्स को गेन करें। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।